So welcome again. Today we'll be discussing a new topic again. We'll be starting with the topic of depreciation. Now when I talk of depreciation is a topic जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. Either in your 11th or 12th standard, most probably 11th standard is a very simple and beautiful concept जो again हम लोग को यहाँ पे रिवाइज करना है. बहुत ध्यान से समझेंगे. See, depreciation is a very small topic. In wider context, हम लोग इस चैप्टर में depreciation नहीं पढ़ने वाले हैं. We are actually going to learn how to do accounting for fixed asset. हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स? We are actually going to learn accounting for PPE. मेरे हिसाब से चैप्टर का नाम होना चाहिए अकाउंटिंग फॉर PPE. Now, what is PPE? It is nothing but property, plant and equipment. Property, plant and equipment. In general parlance, it is fixed assets. So in this chapter, we are actually going to learn how to do accounting for fixed asset. And how to do accounting for fixed asset is given in Accounting Standard 10. See friends, हमने डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब लोग सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें, सो दैट बुक्स ऑफ अकाउंट कंपेरेबल हो. अपना जो इंस्टीट्यूट है ICAI इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए हैं. सभी वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अब फॉलो कर सकेंगे. तो ऑफ दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो सर हम लोग AS 10 पढ़ने वाले हैं. In a way, yes, we are going to study accounting standard 10 in this chapter, friends. So first of all, let us understand meaning of this property, plant and equipment. क्या होता है ये? अच्छा, हमने फंडामेंटल्स में पढ़ाई है, कोई भी पेमेंट अगर आपने दिया है, if you are giving any payment, sir, if the payments benefit, उस पेमेंट का बेनिफिट ईयर एंड तक डिराइव हो गया है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं. अगर उसका बेनिफिट ईयर एंड तक डिराइव नहीं हुआ है, एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, अगर उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, सर हम उसको एसेट बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. दिस इज योर ईयर एंडिंग. आपने पेमेंट कहीं पे यहां पे दिया है बिफोर ईयर एंड. अगर वो बेनिफिट ईयर एंड तक एक्सपायर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो वो पेमेंट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस. अगर इसका बेनिफिट एक्सटेंड होता है, वो ईयर एंड तक एग्जॉस्ट नहीं होता है, उसका बेनिफिट अगले साल में मिलेगा हमको, अगले साल तक एक्सटेंड होगा, तो वो पेमेंट हमारे लिए क्या हो गया सर? एसेट हो गया. अगेन, अगर उसका बेनिफिट जो ईयर एंड है उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा, अगर उसका बेनिफिट ईयर एंड के 12 मंथ्स के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा, सर वी कॉल इट करंट एसेट. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? करंट एसेट. बट फ्रेंड्स, अगर उसका बेनिफिट ईयर एंड के 12 मंथ्स में एक्सपायर नहीं होगा, इफ इट गोज बियॉन्ड 12 मंथ्स ऑफ ईयर एंड, ईयर 1 एंड यहां पे हो रहा है, ईयर 2 यहां पे एंड हो रहा है, तो अगर बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स ऑफ ईयर एंड एक्सपायर हो जाएगा तो वो क्या है? करंट एसेट. अगर वो बेनिफिट ईयर एंड के 12 मंथ्स के बाद जाएगा, इफ इट गोज बियॉन्ड 12 मंथ्स ऑफ योर ईयर एंड, देन फ्रेंड्स वी कॉल इट नॉन करंट एसेट. आई होप यू आर रिकॉलिंग दिस. हमने ये पहले पढ़ा है. अगेन, फॉर एनी पेमेंट गिवन, इफ बेनिफिट डिराइव्ड, बेनिफिट मिल गया है अप टू ईयर एंड,
तो सर इट इज योर एक्सपेंस, वो हमारे लिए क्या है फ्रेंड्स, एक्सपेंस है सर. इफ बेनिफिट नॉट डिराइव्ड अप टू ईयर एंड, अगर वो बेनिफिट ईयर एंड तक डिराइव नहीं किया है, वो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो सर वो हमारे लिए क्या है, एसेट है. एसेट हमने देखा दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. एसेट्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. इफ बेनिफिट इज लेस देन और इक्वल टू 12 months from year end, then that is current asset. ईयर एंड से 12 मंथ्स के अंदर अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या है सर, करंट एसेट. इफ बेनिफिट गोज बियॉन्ड 12 months फ्रॉम ईयर एंड, बेनिफिट गोज बियॉन्ड 12 months फ्रॉम ईयर एंड, देन वी कॉल इट नॉन करंट एसेट. तो हम उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉन करंट एसेट. यस सर. अब नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बहुत सारी टाइप के होते हैं. नॉन करंट एसेट्स कैन बी फिक्स्ड एसेट, कैन बी इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉन करंट, कैन बी लोन्स एंड एडवांसेस विच आर नॉन करंट, कैन बी डिफर्ड टैक्स एसेट्स, कैन बी अदर नॉन करंट एसेट्स. वी आर प्रेजेंटली फोकसिंग ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट्स. अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स, फिक्स्ड एसेट्स पे. और हमने देखा है फिक्स्ड एसेट्स भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं जनरली, एज टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल. इनटैंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, जिसे देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, patents, trademark, copyright, all these are examples of intangible assets. तो ये जो tangible fixed assets हैं, these tangible fixed assets are now known as property, plant and equipment. मतलब when I am talking of property, plant and equipment, हम लोग यहां पे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम वो नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं जो tangible fixed assets है. Yes sir. तो कैन वी कंक्लूड सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सी इट इज दैट टैंजिबल आइटम, ये वो टैंजिबल आइटम है जो हमने परचेज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल. परचेज करने के पीछे हमारा इंटेंशन उसे बेचना नहीं है. सी अगर आपने कोई टैंजिबल आइटम परचेज किया है विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल, then it becomes your inventory. Oh, अगर हमने tangible asset परचेज किया है विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल, बेचने के इंटेंशन से खरीदा है, तो फिर वो आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है, तो वो आपका इन्वेंट्री हो जाएगा. तो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ tangible items which are purchased with an intention not of resale but of using it either in process of production or supply of goods and services or for रेंटल पर्पस, किसी को भाड़े पे दे दिया है, रेंटल इनकम मिलेगा, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, आइदर टू बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज करना है, या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने में उसे यूज करना है, या हमें रेंटल पर्पस के लिए यूज करना है, किसी को भाड़े पे देना है, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में उसको यूज करना है, एंड उसका बेनिफिट हमारी बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स के बियॉन्ड जा रहा है, उसका बेनिफिट हमारी बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स में एक्सपायर नहीं हो रहा है, तो हम उस एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल सकते हैं. करेक्ट. तो लेट अस फर्स्टली राइट डाउन दैट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? We would say it is an intangible item. It
It is an intangible item purchased not with an intention of resale. Purchased not with an intention of resale, but for use in process of production. हमें उसे यूज करना है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में सर, और फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Secondly, for rental purposes, to give it on rent to someone. Thirdly, for administrative purposes. So any intangible item purchased not with an intention of resale, but for use in process of production, or for supply of goods and services, or for rental purposes, or for administrative purposes, and whose benefit will be derived beyond 12 months of year end. Beyond 12 months of year end. हमारा बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके 12 मंथ्स के बाद तक उसका बेनिफिट मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं दैट आइटम इज नथिंग बट आवर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसको हम अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टॉकिंग ऑफ लैंड, या उसको हम प्रीमाइसेस भी बोलते हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ बिल्डिंग. हम लोग बात कर रहे हैं फर्नीचर, fixtures and fittings, tables, chairs, those are furnitures. से अपना साइन बोर्ड अपने शॉप के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर जो अपने नाम का साइन बोर्ड लगा होता है, XYZ Traders, तो that sign board is a fixture. Fitting, say projector in the office is a fitting. So all these are tangible items. All these come under the heading property, plant and equipment. Equipments, all those machines, वो सारी machines जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती है, नॉट फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में मशीन्स यूज होती है, लाइक कंप्यूटर्स. दोज आर इक्विपमेंट्स. व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी which is used for producing items. So we would say when I am talking of property, plant and equipment, I hope अब अच्छे से क्लियर है हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसके अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं. तो आप लोग इतना पहले कॉपी करेंगे स्क्रीन पॉज करके, फिर हम लोग आगे अपना डिस्कशन बढ़ाएंगे. नो फ्रेंड्स, आई होप मीनिंग ऑफ PPE इज क्लियर. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है आपको. नाउ सेकेंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड that PPE, property, plant and equipment, is always carried in books. हमेशा बुक्स में कैरी किया जाता है, मतलब इट इज शोन इन बैलेंस शीट. कैरिड इन बुक्स मतलब इट इज शोन इन बैलेंस शीट. So property, plant and equipment is always carried in books at cost. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमेशा बुक्स में कैरी किया जाएगा. सर क्या प्राइस पे? कॉस्ट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कॉस्ट क्या है. यहां कॉस्ट हम किसको बोल रहे हैं? क्या जो एसेट परचेज करने के लिए हमने पे किया है वो कॉस्ट है? एसेट खरीदने के पीछे जो खर्चा हुआ है वो कॉस्ट है? सर कॉस्ट क्या है?
What is cost of property, plant and equipment? तो here cost equals to, cost मतलब क्या? Cost equal to original price paid to purchase the asset. Original price which is paid to purchase the asset. वो प्राइस जो एसेट का ओरिजिनली हमने पे किया है उसे खरीदने के लिए, लेस अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट तो हमारी परचेज प्राइस को रिड्यूस कर देता है, तो वो हम लोग कभी भी अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे. एड original price to purchase the asset less trade discount, add non-refundable taxes. Those taxes or duties which are paid to purchase the asset and which are non-refundable, जो हमें रिफंड नहीं करना है. It might be excise duty or customs duty which is being paid to purchase that asset. तो वो भी एसेट की कॉस्ट में, उसकी परचेज प्राइस में इंक्लूड करेंगे. तो हमें यहां पे मिलेगा खाली परचेज प्राइस फॉर दैट एसेट. यहां पे हमको मिलेगा फ्रेंड्स ओनली द परचेज प्राइस फॉर दैट एसेट. इन दिस परचेज प्राइस, इस परचेज प्राइस में हमें फर्दर ऐड करना है एक्सपेंसेस इनकर्ड to bring the asset in current condition और location. वो सारे खर्चे जो हमने इनकर किए हैं एसेट को अभी करंट कंडीशन में लाने के लिए या करंट लोकेशन पे लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं cost of property, plant and equipment. That, my friends, is cost of property, plant and equipment. Now, expenses which are incurred to bring asset in current location. ये जो expenses है, ये expenses में क्या include होता है? What is included in these expenses? हम यहाँ कौन से expenses की बात कर रहे हैं? तो we are here talking of installation charges. वो एसेट को इंस्टॉल करने के लिए करंट लोकेशन पे जो हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं. दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड इरेक्शन चार्जेस, these expenses include wages, these expenses include carriage inward, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसेट को करंट कंडीशन में लाने के लिए, करंट लोकेशन पे लाने के लिए, एंड अदर सच एक्सपेंसेस. इसी तरह के दूसरे एक्सपेंसेस. इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इज दीज एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्लूड, क्या ध्यान रखना, ये एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड नहीं होगा? सर वो कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं होगा जो हम पे कर रहे हैं टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट, not to improve it, but to maintain the efficiency of asset, like annual maintenance charges. Annual maintenance charges वो हमारी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा. वो तो एसेट खरीद लिया उसके बाद का खर्चा है. एसेट पुट टू यूज, रेडी फॉर पुट टू यूज करने के लिए, यूज करने के लिए तैयार है, उस सिचुएशन में लाने के लिए जो खर्चा हमने किया. मेंटेनेंस कॉस्ट तो पुट टू यूज हो गया उसके बाद का खर्चा है. हम यहां बात कर रहे हैं कौन से खर्चों की? ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर एसेट इज रेडी टू पुट टू यूज. एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, सेम वे रिपेयर्स एक्सपेंसेस. रिपेयर्स एक्सपेंसेस भी एसेट यूज करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद का खर्चा है, नॉट बिफोर दैट. यहां पे एक एक्सेप्शन है. सेकेंड हैंड एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो,
सेकेंड हैंड एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो, उसे सेकेंड हैंड फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो, तो वाइल परचेजिंग उसे यूजेबल बनाने के लिए आपने रिपेयर एक्सपेंस किया है, तो वो रिपेयर एक्सपेंस उस सेकेंड हैंड फर्नीचर की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अदरवाइज रिपेयर एक्सपेंस नॉर्मली मीन व्हाट, वो एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूज ऑफ एसेट, जो वेयर एंड टेयर एसेट में हुआ, उसके लिए हमने पे किया है, तो वो हम कभी भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। एसेट का इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम, अगेन इट इज टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ एसेट, हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरेस्ट और फिनांस चार्जेस, इंटरेस्ट या फिनांस चार्जेस, हमने लोन लिया है, वी हैव टेकन अ लोन, और वो लोन से हमने एसेट खरीदा है, तो इंटरेस्ट एसेट खरीदने का खर्चा हुआ कि लोन लिया उसका खर्चा हुआ? सर ये तो लोन लिया उसका कॉस्ट इनकर किया, लोन लिया उसका खर्चा हुआ, तो ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो इंटरेस्ट और फिनांस चार्जेस विल आल्सो बी नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। हां, आप लोग आगे सेकेंड लेवल पे पढ़ेंगे, वो इंटरेस्ट जो आपने पे किया है बिफोर एसेट इज पुट टू यूज, वो इंटरेस्ट जो आपने पे किया है बिफोर एसेट इज पुट टू यूज, वो इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अभी एट दिस लेवल उसका कोई काम नहीं है। हम जनरली ऐसा ही मानेंगे, इंटरेस्ट या फिनांस चार्जेस कभी भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। सपोज आपने हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम से एसेट परचेज किया है, तो हायर परचेज पे जब आप या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जब आप एसेट खरीदते हो, पेमेंट आपको टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, और वो जो पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो वो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं टू परचेज दैट एसेट, क्या वो हमारी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा? नहीं, हम वो इंटरेस्ट कभी भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब एसेट की कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे सर? खाली वो खर्चे जो एसेट को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए हमने किए हैं। मतलब जब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स में हमेशा क्या प्राइस पे कैरी किया जाएगा, क्या प्राइस पे शो किया जाएगा? सर कॉस्ट पे शो किया जाएगा। वो कॉस्ट क्या है? परचेज प्राइस, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड एडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस एक्सपेंसेस। हम ऐसा इन नटशेल बोल सकते हैं दैट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल्स टू, कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इज नथिंग बट ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस टू परचेज, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज। करेक्ट है? तो अब व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी पास फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? जर्नल एंट्री वी पास टू परचेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, मतलब एसेट खरीदा है, एसेट इंक्रीजेस, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, and cash goes out, cash balance decreases to cash account. On credit खरीदा है तो property plant and equipment account debit to suppliers account. ये एंट्री सर क्या अमाउंट पे पास होगा? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट हमेशा बुक्स में कैरी किया जाता है एट कॉस्ट, मतलब ये एंट्री हमेशा हम लोग क्या प्राइस पे पास करेंगे? कॉस्ट पे पास करेंगे सर। क्लियर है? तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? आई होप आपको समझ में आया है। फाइन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर कॉस्ट ऑफ एसेट, इफ वी टॉक ऑफ अ टर्म डेप्रीशिएबल अमाउंट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे सर? डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट किसको बोलेंगे? सर वो अमाउंट जितना बेनिफिट हमने ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट डिराइव किया है, उस एसेट का उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में जो बेनिफिट डिराइव किया है वो उसका डेप्रीशिएबल अमाउंट है। सर तो वो उसका कॉस्ट ही हुआ ना? नहीं, वो उसका कॉस्ट नहीं हुआ।
सोचो फ्रेंड्स, आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज ओवर, एसेट का यूजफुल लाइफ पूरा हो गया, उसके बाद वो एसेट स्क्रैप हो गया, भंगार हो गया आपके लिए। एज स्क्रैप उसे बेच के कुछ अमाउंट तो वापस मिल सकता है ना। मतलब अभी जो कॉस्ट आपने इनकर किया है, अभी जो खर्चा आपने किया है वाइल परचेजिंग द एसेट, उसमें से थोड़ा अमाउंट यूजफुल लाइफ पूरा होने पे वापस मिल जाएगा आपको। तो वो अमाउंट जो वापस मिल जाएगा, आई वुड से वो बेनिफिट आपने डिराइव नहीं किया। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट हम किसको बोल रहे हैं? डेप्रीशिएबल अमाउंट इज दैट अमाउंट हुज बेनिफिट इज डिराइव्ड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। What is depreciable amount? Amount of benefit derived over useful life of asset. Amount of benefit derived over useful life of asset, and that is nothing but cost of asset minus its scrap value। उस एसेट का कॉस्ट माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू। तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट है, ये जो अमाउंट जिसका बेनिफिट हमने ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ डिराइव किया है, हम इसको क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस एज डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट। तो क्या सर डेप्रीशिएबल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट होता है? नहीं, डेप्रीशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू 0 है तो डेप्रीशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। यस सर। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू किसको बोला? इट इज दैट अमाउंट which can be recovered on sale of asset after its useful life। वो अमाउंट जो एसेट बेच के मिल सकता है आफ्टर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। Scrap value is also called स्क्रैप वैल्यू को सर हम रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू को हम सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू को हम टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं। These are different terms used to define the same। इसको हम टर्नओवर वैल्यू भी बोलते हैं, वो वैल्यू जो एसेट को सेल करके मिलेगा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट? डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट इज नथिंग बट original cost of asset minus its scrap value। What is cost? So it is original cost plus expenses। If cost is original cost plus expenses, हम बोल सकते हैं depreciable amount is nothing but purchase price plus expenses relating to purchase माइनस स्क्रैप वैल्यू। करेक्ट है? तो कॉस्ट क्या है समझ में आया आप लोग को? डेप्रीशिएबल अमाउंट हमने किसको बोला? सर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो अमाउंट बचता है दैट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये वो अमाउंट है जिसका ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके इतना कॉपी करेंगे पहले। यू कॉपी दिस। So now friends, we come to our next concept। I hope आप लोग को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है अच्छे से समझ में आया है।
Now second concept, that is meaning of depreciation. What do we mean by depreciation? Name of the chapter. मतलब क्या होता है सर डेप्रीसिएशन का? आप लोग ने एक डेफिनेशन ऑलरेडी सीखा है. We would say that is our traditional or conventional definition of depreciation. Tell me, आप लोग ने क्या डेफिनेशन सीखा है सर डेप्रीसिएशन का? What is depreciation? Sir, it is nothing but reduction in value of asset, decrease in value of asset due to various reasons. It may be due to usage, it may be due to wear and tear, it may be due to passage of time, it may be due to obsolescence. What is depreciation? Traditional definition हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है? It is reduction या decrease in value of asset due to reduction or decrease in value of asset due to usage, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए उसका वैल्यू कम हो रहा है. ड्यू टू वेयर एंड टेयर, क्योंकि हम एसेट यूज कर रहे हैं उसमें वेयर एंड टेयर आ रहा है, पुराना होता जा रहा है, इसलिए उसका वैल्यू कम हो रहा है. इट मे बी ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम. हर एक एसेट का एक फिक्स्ड यूजफुल लाइफ होता है, तो उसका यूजफुल लाइफ रिड्यूस हो रहा है, आगे वो कम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूजफुल होगा, इसलिए उसका वैल्यू रिड्यूस होता जा रहा है. हम लोग इसको बोलते हैं एफ्लक्शन ऑफ टाइम. या फिर ड्यू टू ऑब्सोलेंस, एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू ऑब्सोलेंस. Obsolescence due to what? It can be obsolescence due to change in technology of asset, change in technology, new technology आ गया तो पुराना obsolete हो गया, उसका value reduce हो गया. It may be due to change in demand, demand change हो गया है, demand for other product बढ़ गया है, तो इसका demand reduce हो गया, होने से price कम हो गया. It may be simply due to decrease in market value of asset. Decrease in market price of the asset. तो what is depreciation? ये definition आपने पढ़ा है. It is decrease in value of asset due to either usage or wear and tear or passage of time or obsolescence. Obsolescence का कारण क्या? Technological changes, demand change हो गया या market price कम हो गया. ये सभी रीजन से जो रिडक्शन एसेट की वैल्यू में आता है, वी कॉल दैट रिडक्शन एज आर डेप्रीसिएशन. करेक्ट सर, बट दिस डेफिनेशन इज ओल्ड डेफिनेशन. आज के टाइम पे इट नॉट ऑलवेज होल्ड्स गुड. हर जगह ये डेफिनेशन करेक्ट हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं ये डेफिनेशन के. तो सर मॉडर्न अप्रोच क्या है, करंट डेफिनेशन क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन? करंट डेफिनेशन क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. डेप्रीशिएबल अमाउंट हमने किसको बोला सर? सर डेप्रीशिएबल अमाउंट एक्चुअली हमारा वो कॉस्ट है जो हम यूजफुल लाइफ में इनकर करने वाले. आज एसेट खरीदने के लिए एक्स अमाउंट पे किया है, यूजफुल लाइफ पूरा होगा, एसेट बेचेंगे तो वाई अमाउंट हमको मिल जाएगा, तो एक्स अमाउंट माइनस दैट वाई अमाउंट, ये कॉस्ट हम ओवर यूजफुल लाइफ इनकर करने वाले हैं. मतलब डेप्रीशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है जो हम ओवर यूजफुल लाइफ इनकर कर रहे हैं वो एसेट का बेनिफिट डिराइव करने के लिए. यस सर. तो उस डेप्रीशिएबल अमाउंट को अगर सिस्टमैटिकली हर साल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें ऑफ यूजफुल लाइफ, तो वो उस साल का डेप्रीसिएशन हो जाएगा. सर वापस से दिस इज योर फर्स्ट ईयर, एसेट का यूजफुल लाइफ आपको 5 इयर्स दिया है. योर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 इयर्स. आप ये एसेट का बेनिफिट डिराइव कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स. फर्स्ट ईयर यू आर डिराइविंग सम बेनिफिट, पहले साल आपको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे साल आपको बेनिफिट मिल रहा है, तीसरे साल भी बेनिफिट मिल रहा है,
4th ईयर बेनिफिट मिल रहा है, एंड देन इन 5th ईयर यू आर ऑल्सो गेटिंग सम बेनिफिट. तो व्हाट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट? डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है सर? डेप्रीशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है, वो खर्चा है जो हम ये 5 साल के लिए कर रहे हैं. एक्स अमाउंट अभी पे किया, 5 इयर्स पूरा होने पे हमको वाई अमाउंट वापस मिल जाएगा. तो एक्स माइनस वाई ये टोटल 5 साल का खर्चा है. यस सर. वो 5 साल के टोटल खर्चे को अगर प्रोपोर्शनेटली हर साल हम लोग डिवाइड कर दें तो वो हर साल का डेप्रीसिएशन हो जाएगा. वो डेप्रीशिएबल अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली हर साल अलोकेट कर दें तो दैट इज डेप्रीसिएशन ऑफ ईच ईयर. सी, हम लोग एसेट फर्स्ट ईयर में यूज कर रहे हैं, तो ये जो टोटल खर्चा हमने अभी इनकर किया है उसका कुछ पोर्शन फर्स्ट ईयर का कॉस्ट माना जाएगा ना. तो वो पोर्शन, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट है वो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन है. वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो सेकेंड ईयर का कॉस्ट है, कॉस्ट विच वी इनकर्ड out of this depreciable amount to get benefit in second year is depreciation of second year. थर्ड ईयर में जो बेनिफिट मिल रहा है वो थर्ड ईयर का बेनिफिट लेने के लिए जो कॉस्ट हमने इनकर किया है, जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हमने इनकर किया है, वो थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन है. सेम वे फोर्थ ईयर का एंड सेम वे फिफ्थ ईयर का. मतलब डेप्रीसिएशन क्या हुआ सर? इट इज सिंपली अलोकेटिंग, distributing depreciable amount of asset over its useful life. वो depreciable amount को, जो हमारा कॉस्ट, रियल एक्सपेंस है यूजफुल लाइफ का, उसे हर साल में अगर डिवाइड कर दिया जाए, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन फॉर दैट ईयर. मतलब करंट डेफिनेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन इज it is systematic. It is systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. That is nothing but its definition. It's depreciation. तो in simple terms ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स. In simple terms, what is depreciation? Depreciation क्या है? It is depreciable amount per year. Depreciable amount per annum. एक साल का जो भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है वो उस साल का डेप्रीसिएशन है. मतलब डेप्रीसिएशन क्या हुआ? डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट डेप्रीशिएबल अमाउंट पर ईयर. डेप्रीशिएबल अमाउंट पर ईयर. सी, हर एक एसेट का एक फिक्स्ड यूजफुल लाइफ है. तो जो भी खर्चा हम कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, जो हमारा डेप्रीशिएबल अमाउंट है, वो उस यूजफुल लाइफ के लिए किया हुआ खर्चा है. अगर उसे उस यूजफुल लाइफ में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर यूजिंग द एसेट, तो वो हर साल का जो डेप्रीशिएबल अमाउंट हमें मिलेगा वो उसका डेप्रीसिएशन है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नाउ land is never depreciated. Land is never depreciated as it is having an infinite useful life. अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है वो यूजफुल लाइफ के लिए टोटल खर्चा है. तो डेप्रीशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना वो उसका डेप्रीसिएशन है. लेकिन सर लैंड का क्योंकि इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है, वो डेप्रीशिएबल अमाउंट इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, और इसीलिए हम लोग लैंड को कभी भी डेप्रीशिएट
नहीं करते हैं। इन सिंपल टर्म्स लैंड का वैल्यू कभी रिड्यूस ही नहीं होता है सर, इट आइदर रिमेन स्टैग्नेंट और इट इंक्रीजेस। तो वी नेवर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, वी नेवर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। करेक्ट है। सेकेंडली व्हेन वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, हमने कॉस्ट इनकर किया और उस कॉस्ट को हर साल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, तो क्या हर साल दोबारा पेमेंट दे रहे हैं? नहीं सर, पेमेंट तो हमने एक साथ यहां पे दे दिया था, उस पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हर साल कर रहे हैं। हर साल वो पहले इनकर की हुई कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, आप डेप्रिसिएशन को अपना खर्चा मानते हो, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्या कैश जाता है आपके पास से? नहीं। इसीलिए हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर रहे हैं तब आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है, पैसा नहीं जाता है हमारे पास। इसीलिए डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस फॉर अस। डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। I hope this definition is now clear. What is definition of depreciation? सर, जो एसेट का एक्चुअल कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, जो एक्चुअल खर्चा हम लोग कर रहे हैं, सी एक कॉस्ट इनकर किया, उसमें से कुछ पैसा तो वापस मिल जाएगा, तो जो पैसा वापस मिल जाएगा वो निकाल के बाकी का अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं टू यूज दैट एसेट। तो वो डेप्रिशिएबल अमाउंट जो आपका है, उसको अगर आप सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन है। पर सर ये डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? व्हाई डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन? व्हाट आर रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? Why do you provide depreciation? इसका अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या है? सी फ्रेंड्स, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, एक साल का खर्चा अगर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एसेट उस साल भी आपको गुड्स प्रोड्यूस करने में, बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है, तो उस साल का प्रपोर्शन ऑफ खर्चा आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको अपना करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और करेक्ट कॉस्ट आपको पता नहीं चलेगा तो आप एक प्रॉपर सेलिंग प्राइस अपने प्रोडक्ट का डिसाइड नहीं कर सकोगे, आप एक प्रॉपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकोगे। मतलब रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फर्स्ट इज इट हेल्प्स अस टू गेट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिल सकता है। सेकेंडली, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं किया तो हमें करेक्ट प्रॉफिट भी पता नहीं चल सकता है। जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है दैट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग दिस एक्सपेंस ऑल्सो। तो विदाउट डेप्रिसिएशन वी वोंट बी एबल टू गेट आवर करेक्ट प्रॉफिट। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। थर्डली फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं करोगे, मतलब एसेट्स में आप अपनी एसेट हमेशा कॉस्ट पे ही शो करोगे, और एसेट साइड अगर आप पूरी कॉस्ट हमेशा एसेट की शो करो तो प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन आपका क्या है वो भी आपको करेक्टली पता नहीं चलेगा। मतलब विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन you won't be able to know your correct financial position. It helps us to get our correct financial position. Also, it is mandatory. It is mandatory, मतलब it is compulsory to provide depreciation. It is compulsory to provide depreciation as per Companies Act. तो जब हम कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट बोलता है डेप्रिसिएशन अपनी फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट में कहां दिया हुआ है ये?
तो इट इज गिवन इन शेड्यूल 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 11 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, खाली ये पता होना चाहिए कहां दिया हुआ है डेप्रीसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है। इट इज गिवन इन शेड्यूल 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। एंड ऑल्सो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विथ अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी बोलता है फर्म और कंपनीज नीड टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन देयर फिक्स्ड एसेट्स। यस सर। लास्टली, डेप्रीसिएशन अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड डेप्रीसिएशन, लास्टली डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने का एक और रीजन भी है, इट हेल्प्स अस टू क्रिएट फंड फॉर रिप्लेसमेंट। सी, इनिशियली ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, वो पैसे से आपने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ यूज किया, यूजफुल लाइफ पूरा होने पे जो भी एसेट है वो स्क्रैप की तरह बेच दोगे। क्या यूजफुल लाइफ पूरा होने पे नया एसेट खरीदने के लिए वापस ओनर पैसा लेके आएगा? नहीं, ओनर ने तो स्टार्टिंग में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया बाय इन्वेस्टिंग मनी सो दैट बिजनेस कैन बी स्टार्टेड। अब ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर फंड्स क्रिएट करे, फंड्स जनरेट करे, ताकि आगे फिक्स्ड एसेट रिप्लेस वो उसी के पैसे से कर सके। तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना इटसेल्फ ये एंश्योर करता है कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ एसेट रिप्लेसमेंट सफिशिएंट फंड्स है फॉर रिप्लेसिंग दैट एसेट। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करके ही हम ये एंश्योर करते हैं कि एसेट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स जमा हो गया है, सफिशिएंट कैश हमने एक्यूमुलेट कर लिया है। तो प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, it helps us to create a fund for replacement of asset. डेप्रीसिएशन चार्ज करके, प्रोवाइड करके आप ये एंश्योर कर रहे हो कि जब एसेट रिप्लेस करने का टाइम आएगा आपके पास सफिशिएंट सरप्लस कैश पड़ा है विच कैन बी यूज टू परचेज द न्यू एसेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, आप लोग पहले इतना कॉपी कर लेंगे। सी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट इज डेप्रीसिएशन। सर, एसेट की कॉस्ट नहीं, एसेट की डेप्रीशिएबल अमाउंट को सिस्टमैटिकली उसकी यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हर साल का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमको मिलेगा वो उस साल का डेप्रीसिएशन है। यस सर। नाउ हाउ कैन यू चार्ज डेप्रीसिएशन, कैसे चार्ज कर सकते हो? मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। See, depreciation can be charged, can be accounted for in books in two ways. हम depreciation का entry books में दो तरीके से दे सकते हैं। It can be charged in two ways. First, depreciation is charged against value of asset. डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं अगेंस्ट वैल्यू ऑफ एसेट। सर, मतलब डेप्रीसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट। इट मीन्स डेप्रीसिएशन इज डिडक्टेड, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट। या फिर depreciation is not charged. Depreciation is not charged against amount of asset. मतलब हम depreciation एसेट की वैल्यू में चार्ज नहीं करते हैं, एसेट में से डिडक्ट नहीं करते हैं, तो सर तो उसे अलग अक्यूमुलेट करते हैं, अलग जमा करते जाते हैं। एक
प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रिएट करते हैं. इफ इट इज नॉट चार्ज्ड अगेंस्ट वैल्यू ऑफ एसेट, इट मीन्स it is accumulated and not deducted from value of asset. It is accumulated and not deducted from value of asset. हम बोल सकते हैं a provision for depreciation. A provision for depreciation is created here. क्या कर रहे हैं सर यहां पे? We are creating a provision for depreciation. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. Let's take an example. Suppose ये आपका बैलेंस शीट है. This is your balance sheet. आपने 5 रुपए का एक एसेट खरीदा और उसका कॉस्ट, उसका 5 रुपीज जितना कॉस्ट इक्वली उसके 5 साल की यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट किया. कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है सर? 5. यूजफुल लाइफ कितना है? 5. 5 रुपए का कॉस्ट 5 साल की यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हर साल डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 1 रुपये आएगा. यस सर. तो यहां पे एसेट, कौन सा एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. 5 रुपीज का है, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 1 रुपी, मतलब कितना वैल्यू शो करेंगे? 4 रुपी. दैट इज इन ईयर 1. ईयर 2 अब अपना एसेट 4 रुपए का है, सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 1 रुपी, मतलब कितना शो करेंगे? 3 रुपीज. थर्ड ईयर एसेट 3 रुपीज का है सर, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 1 रुपी, मतलब कितना शो करेंगे? 2 रुपीज. तो हर साल हम लोग डेप्रीसिएशन को अगेंस्ट एसेट चार्ज कर रहे हैं. हर साल एसेट की वैल्यू विद अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन रिड्यूस कर रहे हैं. दिस इज चार्जिंग डेप्रीसिएशन अगेंस्ट वैल्यू ऑफ एसेट. तो सर व्हेन यू आर नॉट चार्जिंग डेप्रीसिएशन, आप क्या करोगे? इफ दिस इज योर बैलेंस शीट, अगर हम डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? से एसेट का वैल्यू फर्स्ट ईयर 5 रुपीज है, डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेट कर रहे हैं. वी आर अक्यूमुलेटिंग डेप्रीसिएशन ऑफ 1, मतलब कितना शो करेंगे बैलेंस शीट में? 4. सर आपने तो बोला एसेट में से माइनस नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. हम यहां पे डेप्रीसिएशन एसेट में से माइनस करके शो कर रहे हैं, एसेट का वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं. सर इसका मतलब फर्स्ट ईयर में हमने ये प्रेजेंट किया, सेकेंड ईयर एसेट अभी भी 5 रुपए का ही है. ओ, डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर वापस 1 रुपी चार्ज किया, मतलब कितना अक्यूमुलेट कर लिया डेप्रीसिएशन? सर अक्यूमुलेट कर लिया 2 रुपीज. तो सेकेंड ईयर 2 रुपीज माइनस करके शो करेंगे. थर्ड ईयर एसेट बुक्स में हमेशा कॉस्ट पे शो करेंगे 5 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ थर्ड ईयर. 2 रुपीज पहले अक्यूमुलेटेड था, थर्ड ईयर 1 रुपी और हमने प्रोवाइड किया, मतलब कितना अक्यूमुलेट हो गया? 3 रुपीज. तो आर यू रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट? नो. जो भी डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर रहे हो वो अलग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में जमा कर रहे हो. तो हर साल यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. बैलेंस शीट में खाली प्रेजेंट कर रहे हो बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट. यस सर. फ्रेंड्स अगर आपको याद हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में स्टार्टिंग में हमने एक नोट देखा था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है दैट पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, should be carried in books always at cost. Should be always carried in books at cost. Schedule 11 of Companies Act भी बोलता है फिक्स्ड एसेट हमेशा बुक्स में कैरी किए जाएंगे. एट व्हाट प्राइस? एट कॉस्ट सर. तो यहां पे आप अपने फिक्स्ड एसेट को हमेशा बुक्स में क्या प्राइस पे कैरी कर रहे हो? कॉस्ट पे. डेप्रीसिएशन अलग प्रोविजन अकाउंट में अक्यूमुलेट कर रहे हो. तो सर क्या इसका मतलब यहां पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं? नो फ्रेंड्स. यहां पे कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं? नो फ्रेंड्स.
मतलब सर ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन है, जहां हम एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, दिस कैन बी फॉलोड ओनली बाय ट्रेडर्स, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म में हम ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। कंपनी की बुक्स में अगर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हम ये मेथड कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। कंपनी को कंपलसरी अपनी बुक्स में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रिएट करना ही पड़ेगा। फंड फॉर रिप्लेसमेंट अलग अकाउंट में अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगेन क्या बोला सर? फंड फॉर रिप्लेसमेंट एक अलग अकाउंट में अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। वो खाली प्रेजेंट कर रहे हैं हम, डिडक्टिंग बाय शोइंग इट एज डिडक्शन फ्रॉम एसेट, वो एक्चुअली एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट नहीं हो रहा है। ये पैसा हर जगह एक अलग अकाउंट में जमा हो रहा है। ओके सर, तो ये जो वैल्यू हर साल हमको मिलता है, ये जो वैल्यू आपको हर साल मिल रहा है, ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस वैल्यू एज? यू कॉल इट योर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, या इसको हम डेप्रीशिएटेड वैल्यू भी बोलते हैं। इसको अनअलोकेटेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। कॉस्ट का वो हिस्सा जो अभी तक अलोकेट नहीं हुआ, जो अलोकेट हो गया वो तो एज डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया आपने। जो अलोकेट नहीं हुआ, दैट अनअलोकेटेड कॉस्ट इज नथिंग बट रिटर्न डाउन वैल्यू, या इन कॉमन पार्लेंस, इन जनरल टर्म्स उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट। क्या बोलेंगे उसको हम? बुक वैल्यू ऑफ एसेट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट विच इज कैरिड इन बुक्स। ये वो एसेट का वैल्यू है जो हम बुक्स में कैरी कर रहे हैं, मतलब इसको कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट भी बोला जाता है। वी ऑल्सो कॉल इट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। तो फ्रेंड्स, what will be the entry in both these cases to charge depreciation? ये दोनों केसेस में डेप्रीसिएशन चार्ज करने का जर्नल एंट्री क्या होगा? When depreciation is charged against asset, जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं अगेंस्ट एसेट, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने का जर्नल एंट्री क्या होगा सर? सोचिए, डेप्रीसिएशन क्या है सर? डेप्रीसिएशन अपना एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड डेप्रीसिएशन के कारण वी आर रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट डिक्रीजेस, एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। सो जर्नल एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, depreciation account debit to asset account. Yes sir. Same way, when it is not charged against asset, when it is not charged against asset, जब हम डेप्रीसिएशन अगेंस्ट एसेट चार्ज नहीं करते हैं, तो सर डेप्रीसिएशन अपना एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन अकाउंट तो डेबिट करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हम यहां एसेट का वैल्यू कम कर रहे हैं? नहीं, एसेट को तो हम कॉस्ट पे ही शो करना कंटिन्यू करेंगे। तो ये डेप्रीसिएशन सर एक अलग अकाउंट में अक्यूमुलेट करेंगे, अलग अकाउंट में जमा करेंगे। कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो एंट्री पास करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो व्हेन डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बुक्स में नहीं बनता है। सिंपल एंट्री क्या पास होता है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट व्हेन इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट एसेट, व्हेन इट इज अक्यूमुलेटेड, एंट्री पास होता है डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर। तो आप लोग कॉपी करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट अगर डिस्कस करें, कंसेप्ट 5, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट
profit or loss on sale of your asset. Profit or loss on sale of plant, property and equipment. प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आपने सेल किया है तो उसका प्रॉफिट या लॉस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यू विल स्टार्ट फ्रेंड्स योर कैलकुलेशन विथ बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. जो भी बुक वैल्यू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का है एज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल. जो भी आपकी एसेट का वैल्यू है, बुक वैल्यू है, मतलब जो प्राइस पे एसेट बुक्स में कैरी किया है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. लास्ट ईयर जो एसेट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया था, इस साल जो एसेट का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, वी आर टॉकिंग ऑफ दैट बैलेंस ईयर. फ्रॉम दैट बैलेंस, जिस डेट को आपने एसेट यूज किया है उस डेट तक एसेट यूज हुआ है, तो अप टू दैट डेट प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हम लोग लेस करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन डेट ऑफ सेल. जिस दिन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा है उस दिन उसका बुक वैल्यू कितना था, उसमें से लेस करेंगे सेल प्राइस, सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. हमारे एसेट का सेलिंग प्राइस उसमें से लेस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वी वुड से दैट इज प्रॉफिट और लॉस. दैट विल बी आवर प्रॉफिट और लॉस. जितना बुक वैल्यू है उससे कम में अगर आपने बेचा है तो रिजल्टिंग फिगर विल बी योर लॉस. जितना बुक वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस में आपने एसेट बेचा है, रिजल्टिंग फिगर विल बी योर प्रॉफिट. यस सर. तो व्हाट शुड बी और हाउ शुड बी जर्नल एंट्रीज फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. अगर आप अपना प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट बेच रहे हो तो उसे बेचने के लिए जर्नल एंट्री क्या पास होगा? सर यहां तो दो पॉसिबल केसेस हैं. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट बेच रहे हैं तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. हो सकता है डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट. आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है अगेंस्ट योर एसेट. या हो सकता है डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट. सर डेप्रीसिएशन अगेंस्ट एसेट चार्ज नहीं किया है, मतलब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रिएट किया है. यस सर. नाउ फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इफ डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट, अगर हमने डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस माना है और उसे एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट कर दिया है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट, एसेट इज सोल्ड एट प्रॉफिट. यू माइट हैव सोल्ड योर एसेट एट प्रॉफिट, या हो सकता है अपने अपना एसेट लॉस में बेचा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेट अगर आपने प्रॉफिट पे बेचा है, एसेट अगर आपने प्रॉफिट पे बेचा है तो एसेट बेचने का, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचने का एंट्री क्या पास करेंगे? सोचो सबसे पहले, जिस डेट को एसेट बेचा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू दैट डेट डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर चुके हो. मतलब एसेट अकाउंट अपनी बुक्स में उसकी बुक वैल्यू पे दिख रहा है. सर कौन सी डेट की बुक वैल्यू? ऑन द डेट ऑफ सेल जो बुक वैल्यू है वो वैल्यू पे दिख रहा है. यस सर. अब आपने एसेट प्रॉफिट पे बेचा है. आपने एसेट प्रॉफिट पे बेचा है मतलब आपने क्या किया? सर हमने एसेट का वैल्यू बढ़ा के उसको बेचा है. जितना बुक वैल्यू था उससे उसका वैल्यू इंक्रीज करके फिर उसे बेचा है. यस सर. तो हमें एंट्री दो पार्ट में सोचना है. एसेट का वैल्यू बढ़ाया और फिर एसेट को एक्सचेंज किया विद कैश, मतलब प्रॉफिट पे बेचा. तो फर्स्ट एंट्री टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगा सर? इफ यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट,
एसेट डेबिट होता है, इंक्रीज करेंगे तो और डेबिट होगा। 2, why this asset is increasing? Because it is profit on sale of asset. Yes sir. And then for sale of asset entry क्या हो जाएगा? For sale of asset entry will be bank account debit to asset. आपने एसेट बेचा तो उसे बेचने के लिए एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। सर, कैन वी कंबाइन बोथ दीज एंट्रीज? ये दोनों की दोनों एंट्रीज कंबाइन कर सकते हैं क्या? यस। इफ यू कंबाइन बोथ दी एंट्रीज, कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट with the amount you are receiving on sale of asset to asset account. Now asset will be credited at, see, debit किया आपने profit का amount, credit किया आपने selling price credit, profit debit, तो net effect selling price minus profit, asset account will be credited with its book value. सेलिंग प्राइस आपने क्रेडिट किया और प्रॉफिट डेबिट किया, मतलब नेट इफेक्ट तो बुक वैल्यू का दिया ना। प्रॉफिट अगर आप सेलिंग प्राइस में से निकाल दोगे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट बचेगा ना आपके पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, करेक्ट है? वी वुड हियर से इट इज बीइंग क्रेडिटेड एट बुक वैल्यू। सेम वे, अगर हमने एसेट बेचा है, इफ वी आर सेलिंग दैट एसेट एट लॉस, एसेट सोल्ड, हमने वो एसेट लॉस करके बेचा है, तो सेम वैसे ही सोचते हैं। एसेट एट द टाइम ऑफ सेल, जब एसेट बेच रहे हैं उस समय वो एसेट हमारी बुक्स में क्या प्राइस पे है? उसकी बुक वैल्यू पे है सर। अब एसेट लॉस करके बेचा है, मतलब जितना भी बुक वैल्यू था उससे कम प्राइस में बेचा है। एसेट लॉस करके बेचा है मतलब बुक वैल्यू को कम करके बेचा है, तो हमको पहले एंट्री देना पड़ेगा टू रिड्यूस बुक वैल्यू एंड देन फॉर सेल ऑफ एसेट। टू रिड्यूस बुक वैल्यू फर्स्ट एंट्री विल बी एसेट का वैल्यू कम करेंगे, एसेट डिक्रीजेस, एसेट अकाउंट क्रेडिट एंड दैट लॉस विल बी डेबिटेड। So loss on sale of asset account debit to asset account. Loss on sale of asset account debit to asset account. And then for sale of asset, entry क्या हो जाएगा? For sale of asset, asset decreases and bank balance increases. Bank account debit to asset account. Yes sir. Again, if you combine both the entries, ये दोनों एंट्रीज कंबाइन करें तो कंबाइंड एंट्री क्या बन जाता है? व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? बैंक डेबिट, जो भी एसेट बेच के पैसा मिल रहा है विद दैट अमाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगेन एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एसेट अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे विद इट्स बुक वैल्यू। So whether you are selling asset at profit or at loss, asset account तो हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे ही क्रेडिट होगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लॉस है लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। आई होप यू गॉट दी एंट्रीज। सो एज फार एज यू आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, जब तक आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो आप हमेशा ये कंबाइंड एंट्री दे सकते हो। ये एंट्री समझना क्यों जरूरी है? जब हम एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, तो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, कभी भी कंपाउंड एंट्री, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंट्रीज, तो इट्स अ कंपाउंड एंट्री। कभी भी कंपाउंड एंट्री लेजर में पोस्ट नहीं होता है। यू ऑलवेज मेक पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्रीज इन योर लेजर। तो इस एंट्री का पोस्टिंग कभी भी लेजर में नहीं होगा। व्हाट विल बी पोस्टेड इन लेजर? दीज एंट्रीज विल बी पोस्टेड इन लेजर। मतलब जब आप एसेट अकाउंट बना रहे हो तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लॉस शो करेंगे, यस सर, क्रेडिट साइड बाय बैंक शो करेंगे। सर कंपाउंड एंट्री अगर हम क्रेडिट करते तो भी यही होता ना, एसेट में क्रेडिट साइड बाय बैंक बाय लॉस शो कर देते, यस। बट लुक एट एंट्री ऑफ प्रॉफिट देन। अगर आप दो सिंपल एंट्रीज पोस्ट कर रहे हो तो एसेट अकाउंट में डेबिट करोगे टू प्रॉफिट, क्रेडिट करोगे बाय बैंक अकाउंट। मतलब ये दोनों एंट्रीज एसेट अकाउंट में ही पोस्ट होगी ना। कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग करोगे तो गलती क्या हो जाएगा?
आप प्रॉफिट का एंट्री बैंक टू प्रॉफिट पास कर दोगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंट्री. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, आपको कभी भी कंपाउंड एंट्री नहीं, सिंपल एंट्री सभी ट्रांजेक्शन्स का सोचना चाहिए. फाइन. अब हम सोचते हैं इफ डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट. सर इफ डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड. मतलब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रिएट किया है. आपने डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू में से माइनस नहीं किया है, आपने अपना डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेट किया है, जमा किया है. तो सर वो सारा डेप्रीसिएशन जो हम अलग अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में जमा कर रहे हैं वो एसेट में से कब माइनस होगा? फ्रेंड्स वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एसेट में से तभी माइनस होगा व्हेन यू आर डिस्पोजिंग ऑफ दैट एसेट. जब वो एसेट आप बेच रहे हो, निकाल रहे हो अपनी बुक्स में से. तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट अकाउंट व्हेन वी आर सेलिंग दैट एसेट. मतलब सर जब हम एसेट बेच रहे हैं, फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट केस, एसेट इज सोल्ड एट प्रॉफिट. वी आर सेलिंग द एसेट एट प्रॉफिट. तो एंट्री क्या पास करेंगे? सर अभी एसेट अकाउंट बुक्स में क्या प्राइस पे दिख रहा होगा? सोचो, एसेट अकाउंट बुक्स में क्या प्राइस पे दिख रहा होगा? हम हर साल डेप्रीसिएशन का एंट्री क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. मतलब हर साल डेप्रीसिएशन उसके प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं, वो प्रोविजन का बैलेंस बढ़ाते हैं. मतलब एसेट अकाउंट तो हमारी बुक्स में उसकी कॉस्ट पे ही दिख रहा होगा. यस सर, एसेट अकाउंट अभी बुक्स में क्या प्राइस पे दिख रहा है? कॉस्ट पे. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वो एसेट को ऑन द डेट ऑफ सेल जो बुक वैल्यू है वो वैल्यू पे लाना है. वो एसेट को ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन वो एसेट बेच रहे हो उस दिन की बुक वैल्यू पे लाना है. कैसे लाएंगे? तो अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वो हमने प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट किया है, जमा किया है. तो अभी उसको प्रोविजन अकाउंट में से निकाल के एसेट अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर देंगे. एसेट बेच रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल उस पे जितना भी डेप्रीसिएशन जमा किया है वो अब एसेट में से माइनस करेंगे ना. यस सर. तो उसका डेप्रीसिएशन प्रोविजन में से निकाल के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है. मतलब प्रोविजन बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है. तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. प्रोविजन रिड्यूस करेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? एसेट अकाउंट में. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. सर आफ्टर दिस एंट्री, इस एंट्री के बाद एसेट हमारी बुक्स में उसकी बुक वैल्यू पे आ गया है, एसेट उसकी बुक वैल्यू पे आ गया है. तो अब हम सेल का एंट्री पास कर सकते हैं. फर्स्ट केस, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं सर, मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ा के बेच रहे हैं. तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए दूसरा एंट्री क्या देंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल. एसेट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एंट्री क्या देंगे? एसेट टू प्रॉफिट ऑन सेल. एंड देन फॉर सेल ऑफ एसेट, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट. मतलब सेकेंड एंड थर्ड एंट्री तो सेम यही है ना, लेकिन ये एंट्री पास करने के लिए एसेट को पहले इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा ना. मतलब उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस करना पड़ेगा. तो व्हेन डेप्रीसिएशन प्रोविजन इज बीइंग मेंटेन्ड, कैन वी से कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगा? What will be combined entry for sale of asset? Combined entry will be bank account debit with selling price of asset. Yes sir. Provision for depreciation account debit. Provision for depreciation close करेंगे, उसको डेबिट करेंगे to asset account. Asset will be credited again with its book value sir.
सॉरी हियर इट विल बी क्रेडिटेड विद इट्स कॉस्ट, क्योंकि अभी तक कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। So in first case you credited asset with its book value, but here क्योंकि अभी तक कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ था, एसेट हमारी बुक्स में कॉस्ट पे दिख रहा है, तो इट विल बी क्रेडिटेड एट इट्स कॉस्ट। यस सर। लॉस हुआ तो ओनली चेंज विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वैसे ही एसेट में ट्रांसफर होगा, एसेट का वैल्यू इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एंट्री लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। यस सर। तो if asset is sold at loss, if asset is sold at loss, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद सेलिंग प्राइस, एसेट बेच के जो भी पैसा मिल रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अभी तक ये वो डेप्रीसिएशन है जो अभी तक एसेट में से माइनस नहीं हुआ है, तो उसे अब एसेट में से माइनस करना है, तो प्रोविजन क्लोज करने के लिए डेबिट करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो अगेन इन दिस मेथड एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑलवेज विद इट्स कॉस्ट सर। आई होप द एंट्रीज आर क्लियर। कैसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, एंड इन बोथ दीज सिचुएशंस, ये दोनों सिचुएशन में एंट्रीज कैसे पास किया जाएगा, समझ में आया? यस सर। सेम वे फ्रेंड्स, अगर आपको एक सेपरेट डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला जाए, इफ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर separate disposal of asset account, see you are selling your asset, you are disposing of your asset, तो अगर आपको डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट अलग से प्रिपेयर करने बोला जाए तो हम क्या करेंगे? देन व्हाट टू डू? सी, हमारी बुक्स में ऑलरेडी एसेट अकाउंट है जो हमने मेंटेन किया है उसकी कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट क्या प्राइस पे रखा है? उसकी कॉस्ट पे रखा है सर। सर उसके डेप्रीसिएशन का क्या? वो अलग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में रखा है। नाउ व्हेन वी आर सेलिंग दैट एसेट, नाउ व्हेन वी आर डिस्पोजिंग ऑफ दैट एसेट, जब वो एसेट निकाल रहे हैं बुक्स में से, हमको उस पे जितना भी डेप्रीसिएशन जमा किया हुआ है वो उसकी कॉस्ट में से पहले माइनस करना चाहिए। यस सर। तो हम क्या करेंगे? व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में से वो सोल्ड एसेट का कॉस्ट निकाल के, एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, तो एसेट अकाउंट में से वो सोल्ड एसेट का कॉस्ट निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेम वे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से उस सोल्ड एसेट का डेप्रीसिएशन निकाल के डिस्पोजल में डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इंक्लूडेड इन एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट में से उसका कॉस्ट निकाल के डिस्पोजल ऑफ एसेट में डालेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से जो सोल्ड एसेट है उसका डेप्रीसिएशन निकाल के वो भी डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट में डाल देंगे। तो डिस्पोजल ऑफ अकाउंट में, डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट में सोचिए, एक तरफ आपने कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया, एक तरफ उसका अब तक का डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कर दिया, मतलब डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट में उसका बुक वैल्यू अभी बैलेंस में दिख रहा होगा। तो नाउ यू कैन नॉर्मली पास एंट्री फॉर सेल ऑफ योर एसेट। मतलब सेपरेट डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट बनाना है तो फर्स्ट स्टेप, पहला काम क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट। ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट। अच्छा, एसेट का कौन सा बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस है। यू आर ट्रांसफरिंग
कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड फ्रॉम दैट एसेट अकाउंट। उस एसेट अकाउंट में से सोल्ड एसेट का कॉस्ट निकाल रहे हो, मतलब एसेट कम हो रहा है सर। और वो कहां ट्रांसफर हो रहा है? डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एंट्री क्या पास हो जाएगा? व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री पास्ड? जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी disposal of asset account debit. Disposal of asset account debit to asset account. This is at cost of asset sold. Yes sir. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये जो भी एसेट बेचा है, इस पे जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया था, वो सारा हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में जमा किया था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से इसका डेप्रीसिएशन निकाल लेना है। सेकेंड स्टेप, accumulated depreciation. Accumulated depreciation of asset sold will be transferred from provision for depreciation account to disposal of asset account. यस सर। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सोचिए, एंट्री क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट है, लायबिलिटी है, उसमें से हम निकाल रहे हैं, मतलब प्रोविजन को कम कर रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीजेस, सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट। यस सर। तो आफ्टर दीज टू स्टेप्स डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट में क्या बैलेंस बचेगा सर? बुक वैल्यू ऑफ एसेट बचेगा। तो थर्ड एंट्री हम लोग फॉर सेल ऑफ एसेट पास कर सकते हैं। थर्ड स्टेप विल बी एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट। Now, if you are selling asset, you are exchanging your asset for cash. For sale of asset entry क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा सर, एंड एसेट डिक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बैंक टू एसेट, जो भी एसेट बेच के पैसा मिला वो अमाउंट से। एंड आफ्टर एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट, एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री बनेगा? प्रॉफिट हुआ मतलब क्या? हमने एसेट का वैल्यू इंक्रीज करके बेचा है, तो प्रॉफिट का क्या एंट्री होगा? What should be the entry for profit? It will be disposal of asset account debit. Disposal of asset account debit to profit on sale. Sir, loss का क्या entry होगा? Loss on sale of asset account debit to disposal of asset. तो अगर सेपरेट डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट बनाना है तो कैसे एंट्रीज पास होगा? आई होप यू आर गेटिंग द एंट्रीज। यस सर। तो आप लोग इतना पॉज करके कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।